संजीव, हम सिचुएशन ऑन ग्राउंड की बात कर रहे हैं। वहां पर अभी तक मोरलेस वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने अपना रोष जताया, प्रदर्शन किया है, बहुत संयम दिखाया। श्रीलंका के लोगों ने बहुत अच्छी मिसाल पेश की है दुनिया के सामने। लेकिन अब कुछ हिंसा की खबरें भी आने लगी, एक जान भी गई है। कल हमें पता चला टीयर गैस शेल्स भी फायर करने पड़े पुलिस को। ताज़ा ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? क्या कहीं कहीं हालात और हिंसक हुए हैं या अभी संयमित हैं लोग? देखिए, अभाव में आदमी का धैर्य टूटता है और अभाव की ये स्थिति है कि अभी जानकारी आई है कि वहां की जो गैस एजेंसी है, जो घरेलू गैस सिलेंडर सप्लाई करती है, वो कह रही है कि 31 जुलाई तक हम हालात को सामान्य कर पाएंगे और पूरी तरह से हम तो अक्टूबर लग जाएगा सामान्य करने में। ये तो सबसे मूलभूत सुविधा की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए कि वहां जब लोग बाहर आएंगे तो उनके सब्र का बांध धीरे धीरे सुदृढ़ होता जा रहा है। और श्रीलंका की राजनीति में आप जानती हैं कि एक जबरदस्त फ्रंटलाइन के ऊपर काम किया था गोटाबाया राजपक्षे ने। वहां सिन्हलों का तो एक वर्चस्व है, उस भावना को उभार करके वहां के दूसरे जो एथनिक आइडेंटिटीज हैं उनके खिलाफ उन्हें उकसाया था। अगर मामला देखिए, अगर ये हिंसा की खबरें जो आने लगी हैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ जाता है तो ये गोटाबाया राजपक्षे और SLPP जो पार्टी है उसके विपक्ष में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर वहां जो एथनिक क्राइसिस के बुरे दौर से श्रीलंका निकला है फिर से स्लिपिंग कर सकता है। तीसरी हालत जो जानकारी आपसे हम शेयर करना चाहेंगे वो ये है कि गोटाबाया राजपक्षे को मालदीव में एक पैसेंजर प्लेन मुहैया कराया गया था जिसमें सब लोग सिंगापुर जा रहे थे। उसमें आप चले जाएं ये कहा गया था, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया और सुरक्षा कारणों से उन्होंने कहा कि उन्हें एक प्राइवेट जेट चाहिए। यानी कि सिंगापुर उन्हें बुला रहा है, अभी वो वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन मालदीव उन्हें कह रहा है जाने के लिए, लेकिन वो खुद मालदीव नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो पैसेंजर प्लेन में जाते हैं और वहां पहुंचते हैं तो उनकी जान को खतरा है। तो एक तरफ राष्ट्रपति अपने आप को बचा रहा है, देश बच रहा है या नहीं इस बात की उसे चिंता नहीं। अब मंजू जी, जब लोगों की बात करें तो अब जैसा कि गैस की स्थिति जो है, गैस सप्लाई से जैसा कि अभी बताया संजीव ने, जुलाई के अंत तक नॉर्मल नहीं होगी और पूरी तरह से नॉर्मल होने में उसको 2-3 महीने और लग जाएंगे। लोग जो कि आम रोजमर्रा की किल्लत का सामना कर रहे हैं, जिनके पास दवाइयां नहीं है, लोगों की मौत हो रही है क्योंकि दवाइयां नहीं मिल पा रही, जरूरी गैस, पेट्रोल, फ्यूल, तमाम तरह की चीजें उनको एसेंशियल नहीं मिल पा रहे। आखिरकार कब तक संयमित रहेंगे वो? और उस सबके बीच में ये पॉलिटिकल जो ड्रामा है वो लगातार जारी है, बदस्तूर जारी है। बिल्कुल, वो देखा जा रहा है कि वहां के जो दोनों लीडर्स हैं वो अपना सोच रहे हैं, अपने आप को कैसे बचाएं, और लोगों की बात ना सुन रहे हैं, ना उनको समझ आ रहा है। एज यू सेड, राइटिंग ऑन द वॉल उनको नजर ही नहीं आ रही है और वो सोच रहे हैं जैसे कैसे भी करके हम लोग अपने आप को बचाएं और देश की बिल्कुल लोगों की परवाह इतनी नहीं कर रहे हैं वो। अभी कहा तो है उन्होंने कि हम एक ऑल पार्टी मीटिंग कर ली है और उसमें एक न्यू प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन कब? और सबसे पहले उनको रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे एम्बेसडर वोरा ने कहा, जब तक उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उनके पास तो उनको तो सब कंट्रीज को देना पड़ेगा जो भी कर्टसीज हैं। तो इसलिए रिजाइन करेंगे नहीं जब तक उनको कहीं महफूज नहीं, उनको लगता है कि हम यहाँ महफूज हैं, यहाँ सेफ हैं। मुझे लगता है वो रिजाइन नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो रेजिग्नेशन दे दें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि लोगों का रोष बिल्कुल कम नहीं हो रहा है और जो रानिल विक्रमसिंघे हैं वो वहां से हट जाए जितना जल्दी है वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, इस सब के बीच में टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर हम देख रहे हैं, और शरद और तमाम हमारे मेहमान, आप देखिए ये एक तस्वीर इन पर्टिकुलर अगर हम दोबारा से दिखाएं जिसमें जनता श्रीलंका का झंडा लेके सड़क पर दौड़ती हुई आ रही है, उसमें आगे आगे बौद्ध भिक्षु दौड़ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत सिंबॉलिक है, बहुत सिंबॉलिक है कि शांति का प्रतीक है बुद्धिज्म, और जनता इस कदर वहां पर प्रभावित है, इस कदर वहां पर बेहाल है कि अब बौद्ध भिक्षु भी, देखिए आप ये तस्वीर, वो भी सड़क पर प्रदर्शनकारियों के साथ में हाथ मिलाकर चल रहा है। शरद, मंजू जी से पूछा शीतल, मैं आपको एक बात जो कहना चाहता था, पहले मैंने सोचा था अब आप आएंगे, तो मैं परसों, मेरे जानकार हैं, मैंने उनसे कल भी बात करी जो कोलंबो रहते हैं, बहुत पुराने मेरे जानने वाले हैं। मैंने उनसे जो डेली एक आदमी की इकोनॉमिक लाइफ होती है उसके बारे में पूछा, खास करके जब से ये हुआ है। उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनको पूछा आपको रोजमर्रा का सामान मिल रहा है? तो वो कहते हैं कभी मिल जाता है
नहीं मिलता है। तो कहते हैं रात को बिजली नहीं थी, और बिजली नहीं थी तो कंप्लेंट करने की कोशिश करी, पूछने की कोशिश करी, तो वहां से कोई जवाब नहीं था। और उन्होंने एक बहुत मुझे इंटरेस्टिंग बताया कि जितने भी सरकारी तंत्र है, जो सरकारी प्रणाली है, पूरी जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, बिजली है, पानी है, जितनी भी चीजें हैं, वो कहते हैं धीरे धीरे उनमें जो ऊपर से डायरेक्टिव आते हैं, जो वो सर्व करते हैं लोगों को, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये जितना ये प्रोलॉन्ग होगा, ये जो स्टेलमेट बना हुआ है, इससे क्या होगा कि जो रोजमर्रा की अभी जो दुकानों पे सामान पड़ा है, बिजली आ रही है, पानी आ रहा है, जो आप बेसिक एमिनिटीज ले रहे हैं, वो भी धीरे धीरे ठप हो जाएंगे। मुझे लग रहा है वो जो परिस्थिति होगी शीतल, वो परिस्थिति बहुत भयावह होगी, क्योंकि लोग ना घर में बैठ पाएंगे, ना वो बाहर निकल पाएंगे, ना उनको खाना मिलेगा, पानी की सप्लाई मान लीजिए बंद हो जाती है, कुछ भी ऐसी परिस्थिति आती है। तो मुझे लग रहा है जो हुक्मरान है श्रीलंका के राजपक्षे साहब जहां भी बैठे हैं, विक्रम सिंघे साहब हैं, उनको इस बात का शायद ख्याल नहीं है कि धीरे धीरे उनके हाथ से जो डायरेक्टिव पावर्स हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, जिससे एक सिस्टम चलता है, वो उनके हाथ से फिसल रही है। और अगर ऐसा हुआ तो लोगों की जो रोजमर्रा की इकोनॉमिक लाइफ है और रोजमर्रा की बेसिक जिंदगी है, उसमें फर्क पड़ने लग जाएगा। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि यहाँ के जो बहुत अमीर लोग भी हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली गरीब और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो अमीर लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अगर सामान नहीं है तो नहीं है। कहते कुछ जगह तो ऐसा है जहाँ पैसे दे के भी सामान नहीं मिल रहा है, आप अगर 10 गुना प्राइस भी दे रहे हैं तो भी नहीं मिल रहा है। तो आप ऐसे में सोचिए जो गरीब लोग हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा, ये जो कोलंबो से दूर हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत आर्थिक संकट गहराता हुआ मुझे यहाँ पर शीतल दिख रहा है। एक तो पॉलिटिकल स्टेलमेट बना हुआ है, स्टेलमेट, हाँ। एक आर्थिक संकट मुझे बहुत डीप रूटेड और बहुत गहराता हुआ अगले 2 से 3 दिन में ही शीतल मुझे नजर आ रहा है। और अगर ये होता है तो आपको ये हिंसा बढ़ती दिखेगी और इसको रोकना मिलिट्री के लिए भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि अगर घर बैठे तो मरने लगेंगे तो बाहर निकल के मरना प्रेफर करेंगे वो। बिल्कुल। अम्बासडर वोरा, जिस तस्वीर की हम बात कर रहे थे, वो एक तस्वीर श्रीलंकाई लोग अपना नेशनल फ्लैग लेके दौड़ रहे सड़क पर, प्रोटेस्टर्स, और उनके साथ आगे आगे बौद्ध भिक्षु। ये रियलिटी है इस प्रदर्शन की, इस एजिटेशन की। और ऐसे में रानिल विक्रमसिंघे कहते हैं कि फासिस्ट फोर्सेस, अब देखिए बौद्ध भिक्षु शांति का प्रतीक बुद्धिज्म, और बौद्ध भिक्षु जनता के साथ मिलकर दौड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये डिफाइनिंग पिक्चर है इस पूरे क्राइसिस की, इस पूरे विरोध प्रदर्शन की। You are absolutely right. ये अब एक पीपल्स मूवमेंट बन चुका है। जब लोग सड़क पे उतर आते हैं, अरब स्प्रिंग को याद रखिए, कोई उनके सामने टिकता नहीं है। वो अलग बात है कि कुछ सालों के बाद अरब स्प्रिंग की फूंक निकल गई और फिर तरह तरह की दूसरी चीजें हुई। ये एक संदेश मेरे पास है, मैं SMS व्हाट्सएप मैसेज, मेरे एक दोस्त हैं श्रीलंकन ऑरिजिन के, तमिल है, मलेशिया में रहते हैं। मलेशिया में मैंने 3 साल नौकरी वहां पर की थी। उन्होंने यही लिखा है, और वो आपका शो देख रहे हैं बाय द वे, आई डिडंट नो कि आपका प्रोग्राम मलेशिया में भी जाता है। तो उन्होंने लिखा, एम्बेसडर वाचिंग यू ऑन न्यूज़ 24, थैंक यू इंडिया फॉर हेल्पिंग अस, यू आर आवर ओनली होप। दिस इज फ्रॉम ए तमिल ऑफ श्रीलंकन ऑरिजिन जो मलेशिया में इस समय है। भारत ही एकमात्र हमारी उम्मीद है। जब ऐसा संदेश आता है, हमें भी अब ध्यान रखना है मैम, और जो हम रखते हैं प्रोफेशनल डिप्लोमेट, कि उनके अंदरूनी मामलों में हम दखल नहीं देंगे। सिर्फ मटीरियल एड जहां तक हो सकता है हम उनको देंगे, जो हमने कई देशों के साथ किया है। तो अगर ये जो अभी कोहली साहब ने कहा 120% करेक्ट, अगर जो है गवर्नेंस सिस्टम खत्म हो जाता है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो पॉलिटिकल हेड को कहते हैं कि जाके अमृतसर के छोले खा के आओ, तो फिर स्थिति और खराब होती जाएगी। लेकिन मुझे विश्वास है, मैं भले ही म्यांमार भी बुद्धिस्ट देश है, वर्ल्ड बुद्धिस्ट सेंटर जो देश की राजधानी में है, मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ, बुद्धिस्ट हूँ बाय बिलीफ, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैम अब जो है बांध फटने वाला है, और जब वो फटेगा, जो वहां पर सुनामी आएगी वो 2004 की सुनामी से कहीं ज्यादा होगी। वो सबको ले जाएगी अपने सामने, जितने ये पॉलिटिशियंस हैं, और उसके और के अंदर से। क्या आप इसको थोड़ा इस बांध फटने की प्रक्रिया को, जो आप जिसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, जो कि श्रीलंका के मूर्ख राजनीतिज्ञ देखकर भी इग्नोर कर रहे हैं, इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे? आपने अभी जिक्र किया था ना कि वो राइटिंग ऑन द वॉल नहीं पढ़ पा रहे। लीजिए, मैं अपना चश्मा भेज देता हूँ उनको कि मेरे चश्मे पहन लीजिएगा और आप राइटिंग ऑन द वॉल देख लीजिए। राइटिंग ऑन द वॉल ये है कि पीपल हैव हैड इट विद द पॉलिटिशियंस।
जितने भी 70 साल के 80 साल के वहां पे राजनीति के बैठे हैं पॉलिटिशियंस, उनके पास कोई न्यू आइडियाज नहीं है। प्रदर्शनकारी कौन है मैम? बुजुर्ग नहीं है, यंग पीपल। आपने खुद देखा है, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अपना गुस्सा वो लोग प्रकट कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया कि जो नई सुनामी आने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी लाइक द अरब स्प्रिंग, वो भी यंग लोगों ने किया था, वहां पे आएगी। उसके बाद क्या होता है ये भविष्यवाणी हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है। ये आज आप देख रहे हैं मैम, हम लोग सब जितने आपके पैनल पे और आपका न्यूज चैनल, हम इतिहास को बनते देख रहे हैं। इतिहास को बनते देख रहे हैं मल्होत्रा साहब, श्रीलंका में इतिहास, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं उस देश में। तो कम से कम हमने वहां बहुत सारे क्राइसिस देखे हैं, एलटीटी से लड़ना भी एक बड़ा क्राइसिस था, लेकिन ऐसी अपराइजिंग। और मुझे लगता है कि इस पूरे इस सब कॉन्टिनेंट में अगर हम अपने आस पड़ोस में देखें, मेरे ख्याल से ये एक फर्स्ट है। आपकी क्या राय है इसमें? नहीं शीतल, बिल्कुल ठीक आपने कहा। इससे पहले जो भी क्राइसिस थे उसमें जो पब्लिक का जो गुस्सा था वो सरकार की तरफ इतना ज़्यादा नहीं था। आपने कहा एलटीटी क्राइसिस, तो वहाँ जो दुश्मन था वो कोई और था, वो एक एथनिक स्ट्राइक थी। लेकिन इस समय जो हालात आम लोगों के आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हुए हैं, उसके लिए पॉपुलर परसेप्शन ये है कि इस सब के पीछे सरकार है और सरकार में भी राजापक्षे का वो है। तो ये ऑब्वियसली क्वालिटेटिवली एक बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन है। शायद इससे पहले ऐसी सिचुएशन कभी आई भी नहीं। पावर शॉर्टेजेस जब मैं था वहाँ तभी भी हुआ करती थी, कई बार 8-8 घंटे बिजली नहीं आती थी, लेकिन इस तरह की समस्या कभी नहीं आई कि आपके पास पैसा अगर है भी तो भी आप खरीद नहीं पा रहे हैं। जैसे शरद जी ने बताया अभी कि उनके किसी मित्र ने बताया उन्हें वहाँ पे, और ये फैक्ट है। मेरे भी जानने वाले यही कह रहे हैं कि बात सिर्फ स्केर्सिटी की नहीं है, बात ये नहीं, अफोर्डेबिलिटी की बात तो है ही है। आम आदमी के लिए जो अफोर्ड कर पा रहे हैं शायद वो भी नहीं खरीद पा रहे। शीतल जी, आपके सहयोगी कोलंबो में है, मैं एक बहुत 2-3 दिन से लाउड थिंकिंग कर रहा था। मुझे श्रीलंका की बाकी 8 प्रोविंसेस की कोई फीडबैक कहीं से नहीं मिल रही है। तो वो वहाँ क्या हो रहा है? कोलंबो सेंट्रिक है ये सारा डिमॉन्स्ट्रेशन? हालांकि कोलंबो पावर सेंटर है, जो कुछ हमारी हो रहा है वो इस पर मुझे जो जवाब सूझ रहा है वो तो मैं फिर हम शरद से पूछते हैं, क्योंकि वो लोगों के संपर्क में है वहाँ पर। इसमें हाल में अभी 2 रोज पहले हमारी सनत जयसूर्या से बात हुई थी, जो कि श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, वो भी एजिटेशन में शामिल थे। तो उन्होंने ये बताया कि सब लोगों ने ये तय किया था कि अब सब कोलंबो में इकट्ठा होंगे, क्योंकि अब ये मतलब अब ये क्या बोलते हैं उसको, कि मतलब आखिरी लेग जिसको बोलते हैं, कि अब तक ये लोग जग नहीं रहे हमारे पॉलिटिशियन, अब इनको पूरी तरह झकझोर देना है हमको, तो हमें कैपिटल में, राजधानी में इकट्ठा होना चाहिए। तो सनत जयसूर्या ने हमें ये बताया था, हमसे बात की थी न्यूज़ 24 से। लेकिन क्या हकीकत में लोग आ रहे हैं? में हम सब इकट्ठा हो रहे हैं? क्या हकीकत में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, हुआ प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, 8 प्रोविंसेस और हैं, क्या वहां से वास्तव में लोग ये कॉल सुन के कोलंबो में आ रहे हैं या नहीं? हम शरद से पूछ लेते हैं। हाँ, शरद जवाब दे दूं मैं, क्योंकि मेरी इस मुद्दे पर भी बात हुई थी। यही सवाल जो मल्होत्रा जी पूछ रहे हैं, यही सवाल मैंने भी मेरे जानकार से पूछा कि खाली कोलंबो में दिख रहा है, बाकी नहीं। वो कहते हैं अगर बाकी जगह, 2 बातें हैं, कहते हैं बाकी जगह आप जाएं तो आपके होश उड़ जाएंगे, कि वहां तो बहुत बुरी हालत है। वाकई में वहां से लोग चल के कोलंबो, ये जो आपको इतना बड़ा हजूम दिखा था उस दिन राष्ट्रपति भवन के चलता हुआ, उसमें आधे से ज्यादा लोग कोलंबो के बाहर से थे, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये बताया कि जहां तक सामान की आवाजाही है वो दूर के प्रोविंसेस में और भी ज्यादा दिक्कत है। कोलंबो में तो जब पोर्ट पे उतरता है तो फिर भी लोगों को मिल जाता है, वहां पहुंचने तक तो सामान बिल्कुल खत्म हो जाता है। उनका ये कहना है कि लोग जो बचा कुचा है दुकानों पर, जहां उससे इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने एक बात और बताई कि जो मीडिया कवरेज है बाकी के प्रोविंसेस में इतनी नहीं है, ये उन्होंने स्वीकार किया। कहते हैं वहां से आपको खबर नहीं मिल रही है, पर हमको तो पता है, उनके रिश्तेदार वहां रहते हैं इधर उधर। उन्होंने कहा वहां पर मीडिया इतना ही नहीं जा रहा है, इसलिए आपको पता नहीं लग पा रहा है। बाकी हालत वहां कोलंबो से भी ज्यादा खराब है। ये मैं आपको सीधी जो मेरी बात हुई, मेरे बहुत पुराने 20 साल पुराने मित्र हैं वहां रहते हैं, उनसे बात करने के बाद शीतल मुझे मालूम पड़ा है। तो मतलब मंजू जी, राजधानी की तस्वीरें तो पूरी दुनिया देख ही रही है मीडिया की बदौलत, सक्रियता की बदौलत, लेकिन हालात शरद बता रहे हैं, उनके सोर्सेज बता रहे हैं कि पूरे देश में उबाल पर है पूरा श्रीलंका। बिल्कुल उबाल पे है और बिल्कुल चीज़ों की बिल्कुल अवेलेबिलिटी नहीं है। हमारे भी कोई जानकार थे, वो भी बता रहे हैं कि वहाँ पे अब उनको समझ नहीं आ रहा है, आगे बिल्कुल ब्लीक फ्यूचर लग रहा है उनको। वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि
देश का क्या होगा और ये क्यों नहीं जा रहे हैं। वो कहते हैं हमारा एक डिमांड है कि ये दोनों जाए और हमको अपने आप थोड़ा सुधारने का मौका दें। जब तक ये राजपक्ष और विक्रमसिंघे रहेंगे, यहाँ पे सुधार आने की कोई उम्मीद नहीं है। वो इस किस्म का उनका एटीट्यूड है कि ये चाहते कि बस पहले ये निकले यहाँ से, फिर आगे हम अपने आप संभालेंगे। और ये जो जनता की का रोष जो है उनके अगेंस्ट, वो थोड़ा काम डाउन हो ताकि हम लोग फिर गवर्नेंस करें और फिर से एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करें, तभी और इसमें भी टाइम लगेगा। ये नहीं कि एक ही दिन में आज वो उनकी यूनिटी गवर्नमेंट बने और अगले दिन से बिल्कुल हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट स्टेप तो ले, वहाँ से हटे वहाँ से, और जो और पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो यूनिटी गवर्नमेंट जो कह रहे हैं उसकी तरफ एक कदम तो लें। वो हो ही नहीं रहा है। और ठीक जितने जल्दी करेंगे उतनी जल्दी मुझे लगता है कि वहाँ की जनता थोड़ी सी शांत होगी। और ये जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं इसका तो बाहर से आना है, बाहर से सबको ह्यूमैनिटेरियन एड, जैसे मुझे लगता है कि पहले भी मैंने कहा है कि सब ह्यूमैनिटेरियन एड सब कंट्रीज को मिलके वहाँ पहुँचानी चाहिए जल्दी से जल्दी, यूएन इंक्लूडेड, ताकि वहाँ पे एटलीस्ट खाने पीने का सामान और जो एसेंशियल्स हैं लोगों को मिले। ठीक, इस सब के बीच हम थोड़ा दर्शकों को फिर मैं अपने पैनलिस्ट से उनके क्लोजिंग कमेंट्स लूंगी, एक्सपर्ट। ताज़ा सूरत हाल बता दें, ताज़ा क्या सिचुएशन है इस वक्त। वो ये है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्से अपने वायदे से मुकर गए। उन्होंने 13 जुलाई को इस्तीफ़ा नहीं दिया। वो इस्तीफ़ा देने के बजाय कल श्रीलंका से मिलिट्री जेट से मालदीव्स भाग गए अपने परिवार और बॉडीगार्ड्स के साथ, और अब वहाँ से भी सिंगापुर भागने की फिराक में है और इस्तीफ़ा देने का नामो निशान नहीं है। इस सब के बीच में उनके जाने के वजह से रानिल विक्रमसिंघे, जिन्होंने कुछ रोज़ पहले इस्तीफ़ा दिया था प्रधानमंत्री के पद से जनता के विरोध के बाद, वो फिर से उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया, जो कि कानून है श्रीलंका का। राष्ट्रपति जाता है तो प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बाकी ऑपोजिशन की, वो एक राष्ट्रीय सरकार बनाने की कवायद में है, क्योंकि जनता को ना तो रानिल विक्रमसिंघे मंजूर हैं, ना ही राजपक्से परिवार से कोई मंजूर है। वो चाहते हैं एक साफ सुथरी नई सरकार, एक नया विकल्प जो श्रीलंका को इस स्थिति से उबारे, कुछ कहीं स्टेबिलिटी, स्थिरता लाए। लेकिन वो भी अभी बनती हुई फिलहाल नहीं दिख रही है, क्योंकि जो दूसरे विपक्षी दल हैं उनको रानिल विक्रमसिंघे मंजूर नहीं है, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं। मौजूदा राष्ट्रपति अभी भी राष्ट्रपति हैं। वो जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक आगे प्रक्रिया कैसे बढ़ेगी। 20 जुलाई की तारीख बताई जा रही थी जब नया राष्ट्रपति का ऐलान होना था, चुनना था, लेकिन अब जब एकदम से यू टर्न ले लिया गोटाबाया राजपक्से ने, उसके बाद क्या होगा पॉलिटिकली कुछ पता नहीं है, सब हवा में लटक रहा है। दूसरी तरफ जनता जो है वो अभी तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करती आ रही थी, लेकिन अब जनता के सब्र का बांध भी टूट रहा है, और खासतौर से तब जब राजपक्से गोटाबाया ने उनको धोखा दिया और उन्हें लग रहा है कि ये पॉलिटिशियन तो सुधरने वाले नहीं है, ये कुर्सी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तो अब जनता के सब्र का बांध टूट रहा है, और जैसे कि हमारे पैनलिस्ट बता रहे हैं कि उनको जबरदस्त किल्लत का सामना करना पड़ रहा है हर चीज़ का, और पूरे श्रीलंका में, सिर्फ राजधानी में ही नहीं। और इसलिए अब हम सड़कों पे कुछ आक्रामकता भी देख रहे हैं, और तस्वीर में आप देख रहे हैं कि पुलिस की वैन है, सुरक्षा बल तैनात हैं, और कहीं कहीं टीयर गैस भी फायर की गई, एक व्यक्ति की जान भी गई है। तो मतलब अभी तक मोरलेस 3 महीने में ऐसी तस्वीरें नहीं आई थी, लेकिन अब आने लगी हैं। तो मतलब जनता के सब्र का बांध अब टूट रहा है, और ये किस हद तक टूटेगा, कहाँ तक ले जाएगा, पता नहीं। क्या इस सब के बीच में सवाल मिलिट्री टेक ओवर के, लेकिन मिलिट्री टेक ओवर को लेकर भी है कि अगर आपको दुनिया से मदद चाहिए आर्थिक, तो आप एक सैन्य सरकार के बल पर नहीं ले सकते, वो एक सैन्य रूल के बल पर नहीं ले सकते, जनता को कबूल नहीं होगा। अमेरिका का बयान पहला आया, लेकिन चीन हमेशा की तरह, एम्बेसडर वोरा, हम अभी तक यही डिस्कस कर रहे हैं कि आराम से बैठ के तमाशा देख रहा है, चुप्पी साधे हुए, कुछ नहीं कहना, सारा उन्होंने खेल बिगाड़ा है और आराम से बैठे हुए हैं अभी। उसका तो वही है, मिसिंग इन एक्शन। जब जरूरत पड़ती है वो कहीं नहीं रहता। अभी जिक्र हुआ था गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी, 13 देशों में मैं नौकरी कर चुका हूँ, 6 में राजदूत रहा हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, ये कहीं नहीं चलती। मैंने सूडान में देखा, जिम्बाब्वे में देखा, म्यांमार में देखा, अर्जेंटीना में देखा, 10 दिन चलेगी फिर आपस में लड़ मरेंगे ये लोग। ये कुछ नहीं है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी। बेसिक इशू है कि चौधरी कौन बनेगा।
तू कौन, मैं खाम खा, मैं चौधरी, आप सब मेरे नौकर, ये कभी इसका नहीं चलता। तो फिर क्या विकल्प एम्बेसडर वोरा, अगर एक यूनिटी गवर्नमेंट नहीं चल पाए फिर तो मिलिट्री शासन के अलावा गवर्नमेंट नहीं चलेगी, ऑल पार्टी गवर्नमेंट नहीं चलेगी, क्योंकि ऑल पार्टी में फिर राजपक्षे के जो चमचे हैं वो वापस आ जाएंगे। ये पूरे पार्लियामेंट को डिसॉल्व होना पड़े और एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, अगेन हमारा काम नहीं है उनके इंटरनल अफेयर्स में उनको कोई राय देना, एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, विच विल देन पूरी तरह से इलेक्शन होंगी एटसेट्रा एटसेट्रा और एक नई सरकार आएगी। यही एक तरीका है मैं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय जो सो कॉल्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसके हम भी सदस्य हैं, होपफुली हम ज्यादा उसमें ध्यान नहीं देते, हम लोग फिर उसकी मदद कर पाएंगे खुलेआम। जो लोग यूजुअल सस्पेक्ट, IMF आएगा, अमेरिका आएगा, यूरोप तो बड़ा बिजी है पुतिन साहब की पिटाई करने में, लेकिन शायद कुछ हद तक वो भी आएंगे। तो इट हैव टू बी फ्रेश इलेक्शन, न्यू गवर्नमेंट, यंग पीपल, ये बुजुर्गवार जो मेरी उम्र के हैं, अब बोलिए रिटायर होके जाके हिमालय पर्वत पर बैठ के अलाप निरंजन करेंगे हम लोग। मल्होत्रा साहब, आप भी इस बात से सहमत हैं कि फ्रेश इलेक्शंस ही एक मात्र विकल्प है और उपाय है जिससे कुछ समाधान होता हुआ दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल मैं वैसे बोला कि इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो पॉलिटिकल वहाँ का स्पेक्ट्रम है उसका एक कंप्लीट रिन्यूअल और रेनोवेशन की ज़रूरत है। एक यंग ब्रीड ऑफ पीपल, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, इन सबकी मिलीजुली सरकार। लेकिन जब हम नेशनल यूनिटी सरकार की बात करते हैं तो सिर्फ एज एन इंटरिम अरेंजमेंट की बात करते हैं कि आप कुछ समय के लिए आप आएँ और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्लियामेंट डिसॉल्व करें, फ्रेश इलेक्शंस करें, उसमें भी काफ़ी खर्चा है और साइमल्टेनियसली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का आना बहुत ज़रूरी होगा और एक ऐसी सरकार जिसके साथ फिर इंटरनेशनल एजेंसीज भी डील कर सके। तो आज पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने के लिए कौन करेगा? उसका भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आया हुआ है ना, पार्लियामेंट डिसॉल्व कौन करेगा? तो पहले तो आप एक कंसेंसस बनाइए कि भाई आने वाले कुछ महीनों में हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएं। एक कंसेंसस, एक सबसे पहला स्टेप नंबर 1, राजापक्से और रनिल विक्रमसिंघे दोनों रिजाइन करते हैं। स्टेप नंबर 2, एक कंसेंसस कैंडिडेट्स चुने जाते हैं दोनों पोजीशंस के लिए। कंसेंसस नंबर 3 जो पार्ट ऑफ 2 है कि आप एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाते हैं और एक नए चेहरे सामने लेके आते हैं, लेकिन एज एन इंटरिम अरेंजमेंट, साल में 6 महीने में, और आप उसको दोबारा से इसको पार्लियामेंट को डिसॉल्व करिए, नए सिरे से इलेक्शंस करिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन करिए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी लाने हैं जरूरी। आप ये मत भूलिए कि पब्लिक की डिमांड सिर्फ इन दोनों को भेजने की नहीं है, पब्लिक की डिमांड ये भी है कि प्रेसिडेंट की जो इतनी पावर्स दे दी गई हैं उसे भी डाइल्यूट किया जाए, वापस वक्त खत्म हो रहा है, वक्त की पाबंदी है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, एम्बेसडर वोरा, अचल मल्होत्रा, मंजू जी, शरद कोहली, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो शुरुआत से शुरुआत करनी होगी, लेकिन करेगा कौन? कोई पॉलिटिकली ऐसा कोई राजनीतिक विल तो दिखाई नहीं दे रहा वहाँ पर। हमारी नज़र लगातार श्रीलंका के हालात पर बनी रहेगी, विशेष कवरेज भी जारी रहेगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।